नमस्कार दोस्तों, संवाद में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के नई H1B वीज़ा नीति और उसके भारत और एवं दुनिया पर असर क्या पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में H1 वीज़ा पर $1 लाख का शुल्क लगा दिया। इस फैसले का मकसद है कि भारत की IT कंपनियां और बड़ी टेक कंपनियां उस बिजनेस मॉडल को ख़त्म करना जो कम वेतन वाले इंजीनियरों पर आधारित है। हाल ही में 22 सितंबर 2025 को अमेरिकी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि शुल्क और वार्षिक नहीं बल्कि एक बार लिया जाएगा और केवल उन पर NH1B वीज़ा आवेदनों पर लागू होगा जो 21 सितंबर 2025 के बाद दायर किया गया है। अब जरा समझते हैं H1B वीज़ा को। यह वीज़ा 1990 में इमिग्रेशन एक्ट के तहत लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि अमेरिका टेक सेक्टर में विशेष श्रमिकों की कमी को पूरा करना। हर साल 85,000 H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, लेकिन आवेदनों की संख्या 4 से 5 लाख से ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 70% से अधिक H1B वीज़ा भारतीय पेशेवरों को मिलता है, लेकिन अमेरिकी राजनीति में इस वीज़ा को लेकर लगातार विवाद रहा। राजनेताओं का आरोप है कि कंपनियां सस्ता भारतीय इंजीनियरों को लाकर अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां छीन रही है और उनकी तनख्वाह घटा रही है। इसी दबाव के चलते अब यह भारी शुल्क लगाया गया है। यह असर सबसे ज़्यादा भारतीय पेशेवरों पर होगा, खासकर उन छात्रों पर जिन्होंने अमेरिकी सपने के लिए मोटा शिक्षा ऋण लिया है। बड़ी चुनौतियाँ अमेरिकी कंपनी शायद यह शुल्क झेल पाएगा, लेकिन छोटे स्टार्टअप या मिड साइज कंपनियां के लिए भारतीय प्रतिभाओं को नियुक्ति करना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि H1B कार्य बल ने सिलिकॉन वैली जैसी नवाचार की पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब इस नीति से अमेरिकी की प्रतिस्पर्धा और वेतन दोनों कमजोर पड़ सकता है। दूसरी ओर इसका असर भू राजनीतिक पर भी होगा, जो कि प्रतिभाशाली युवा अमेरिका नहीं जा पाएंगे। वे चीन और अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं भारत में इसे ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन रीमेन यानी प्रतिभाओं का देश में रहना भी माना जा सकता है। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी है। हमें अपने IT क्षेत्र को और भी मजबूत करना होगा ताकि विदेशों में पर निर्भरता कम होगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार को अवसर पैदा करने होंगे। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर ही भारत को अमेरिका से बातचीत करनी होगी और उद्योग लॉबिंग जैसे तरीकों को इस्तेमाल करना होगा ताकि भारतीय पेशेवरों का रास्ता पूरी तरह बंद न हो। अंत में यह सवाल यह है कि अमेरिका का यह कदम उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर खुद उसकी तकनीकी बढ़त को कमज़ोर कर देगा, और भारत क्या इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान और औपचारिकरण की भूमिका पर। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये पहले यहाँ नकद पर भी ज़्यादा निर्भरता थी, अब वही सभी आय वर्गों के लिए लोग UPI जैसे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे औपचारिक हो और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में वे फर्म जो मजदूर आते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता और टैक्स नहीं चुकाते हैं, जबकि औपचारिक अर्थव्यवस्था में वही फर्म शामिल होते हैं जो पंजीकृत हैं, टैक्स देती है और जिनके कर्मचारियों को EPFO एवं ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है। औपचारिकरण 3 तरीकों से हो सकता है। जब फर्म खुद को रजिस्टर कराती है तो GST जैसे के तहत, जब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कवरेज मिलता है, जब लेन देन डिजिटल माध्यम के लिए किए जाते हैं। यहीं पर UPI सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हर डिजिटल भुगतान सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। साल 2025 से दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में UPI पर 34.9 अरब लेन देन हुआ। इसका कुल मूल्य था 20.4 लाख करोड़ रुपये, जो भारत के कुल निजी खपत का लगभग 40% है। 2 साल पहले यह हिस्सा लगभग 24% था। आज UPI का इस्तेमाल हर जगह होता है। सब्जी की दुकान से लेकर
पेट्रोल पंप, आंकड़ों की खरीद और यहाँ तक कि शेयर बाजार में निवेश तक। जुलाई 2025 में यूपीआई से 857 करोड़ रुपये के ऋण भुगतान, लगभग 61,000 करोड़ रुपये का निवेश शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में हुआ। लेकिन इसके बीच एक दिलचस्प विरोधाभास है जिसे हम कैश कहते हैं। कैश पैराडॉक्स मतलब यूपीआई जैसे कैशलेस लेन देन बढ़ाने के बावजूद अर्थव्यवस्था में नकद का स्तर बहुत ही ज़्यादा कम नहीं हुआ है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी देखा जाता है। लोग अब भी नकद घर पर सुरक्षा का दौर रखते हैं और रियल एस्टेट जैसी बड़ी डील्स में नकद के प्रयोग करते हैं। हालांकि लोगों का व्यवहार में यह बड़ा बदलाव आया है। 2019 से 2025 के बीच एटीएम का नकद निकासी आधी हो गई है, जबकि अर्थव्यवस्था का आकार दुगना हुआ है। नकद को बचत के रूप में रखने की प्रवृत्ति भी घटी है। 2020 से 21 में यह 12.5% थी, जो 2023 से 2024 में घटकर यह सिर्फ 3.4% रह गई है। अब लोग नकद रखने के बजाय म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार निवेश करना पसंद करते हैं। कहीं इन्हीं संकेतों के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत अब एक इन्फ्लेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। मतलब अब देश नकद प्रधान अर्थव्यवस्था के आगे बढ़कर कम नकद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान ने नागरिकों को जीवन आसान बनाया है, टैक्स चोरी रोकने की मदद की और सरकार के कर आधार पर भी मजबूत किया है। नंदन नीलेकनी ने सही कहा था कि डेटा नया तेल है। हर छोटा बड़ा डिजिटल लेन देन अब डेटा बन चुका है, जो औपचारिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। सरकार रियल एस्टेट और चुनाव जैसे क्षेत्रों में काले धन का नियंत्रण करे, लोगों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे नगद घर पर रखने की बजाय निवेश और बैंकिंग को प्राथमिकता दें। और हाँ, मुद्रा जैसे जीडीपी अनुपात की निगरानी लगातार होती रही। इस अनुपात में 2022 में 12.9% से घटकर 2025 में 10.9% आ चुका है। दोस्तों, साहब की बात है कि भारत तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। आने वाला समय में हम एक कम नगद अर्थव्यवस्था की गवाह बनेंगे, जहां हर लेन देन देश के औपचारिकरण और पारदर्शिता को मजबूत करेगा।